हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट जिसका नाम क्या है, रेन फीड एग्रीकल्चर एंड वाटरशेड मैनेजमेंट। तो आ जाते हैं, रेन फीड एग्रीकल्चर क्या होता है। ऐसी भूमि जहां की एनुअल रेनफॉल, यहाँ ऐसी भूमियां जहां की वार्षिक वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 750 mm से अधिक हो और खेती पूर्ण रूप से वर्षा पर आधारित हो, जिसमें क्रॉप प्रोडक्शन की जाती हो, रेन फीड एग्रीकल्चर कहते हैं। 750 mm से अधिक वर्षा वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में फसल उत्पादन रेन फीड फार्मिंग कहलाती है। यहाँ प्रकृति वर्षा पर निर्भर करती है, फसलों की सिंचाई हेतु जल की व्यवस्था नहीं होती। इस क्षेत्रों में ड्राई स्पेल्स के कारण क्रॉप फेलियर्स हो जाते हैं, यानी कि या कभी कभी क्या होता है, सूखा पड़ जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, फसलों की फसल में हानि होती है सूखा पड़ने से। फिर टाइप्स ऑफ रेन फीड एग्रीकल्चर, यानी किस किस प्रकार से किस किस प्रकार की फार्मिंग करते हैं रेन फीड एग्रीकल्चर में। तो कितनी ड्राई फार्मिंग करते हैं, फिर ड्राई एंड लैंड फार्मिंग करते हैं, फिर रेन फीड फार्मिंग करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग क्या होती है, ऐसी भूमि जहाँ की एनुअल रेनफॉल 20 इंच या इससे कम हो, बिना सिंचाई के उपयोगी फसलों को लाभप्रद उत्पादन करना शुष्क खेती कहलाता है। यानी क्या, ऐसी भूमियाँ जहाँ की एनुअल रेनफॉल कितनी हो, 20 इंच या इससे कम हो बिना सिंचाई के उपयोगी फसल, यानी सिंचाई के बिना अगर हम उपयोगी फसलों को उगाकर फसल प्राप्त कर लेते हैं तो इसको क्या कहते हैं, ड्राई फार्मिंग कहते हैं। फिर आता है डिफिनीशन क्या होगी इसकी। तो शुष्क खेती कृषि की एक उन्नत प्रणाली है जिसके अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से फसलों की औसत पैदावार के लिए उन क्षेत्रों में जहाँ पर वार्षिक वर्षा कम तथा असीमित होती है, भूमि में नमी संचित की जाती है। ठीक है, जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ पर क्या करते हैं, बार बार निराई गुड़ाई करके खेत को, मतलब खेत की जुताई करके तो क्या होता है, नमी को सिंचित करते हैं। जैसे एक बार बारिश हो गई तो उसके बाद क्या करते हैं, सिंचाई को कर देते हैं, क्या बोलते हैं, खल चला देते हैं, जिससे क्या होगा, ऊपर की मिट्टी टूट जाएगी, उसके बाद पटेला लगा देंगे तो इससे क्या होगा, नीचे की ओर मिट्टी में नमी संचित हो जाएगी। तो इससे क्या करते हैं, इसी से हम लोग ड्राई फार्मिंग करते हैं। फिर आगे जानते हैं ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्या होता है। ऐसे एरिया में एनुअल रेनफॉल 750 mm से कम होती है, यहाँ वाइंड वेलोसिटी अधिक होती है, यानी वायु की तीव्रता अधिक होती है। इन क्षेत्रों में रेनफॉल कम होने के साथ साथ अनियमित एवं कम डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। सभी ड्राई लैंड फार्मिंग रेन फेड फार्मिंग होते हैं। एवापोरेशन अधिक होता है, यानी वाष्पोत्सर्जन इनमें अधिक होता है। ठीक है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में सामान्यतः इन क्षेत्रों की सतह मृदा प्योर फर्टाइल एवं पुअर टेक्सचर, यानी इनमें क्या होगा, प्योर फर्टाइल, यानी उर्वरता तो होगी परंतु क्या होगा, पुअर टेक्सचर, यानी पुअर फर्टाइल, यानी फर्टाइल भी नहीं होगी और क्या होगा, टेक्सचर भी अच्छा नहीं होगा। तथा एल्कलाइनिटी के लिए सस्पिटेबल होती है, यानी क्या, अल्कलैंडी या क्षारीयता पाई जाती है ज़्यादातर। ड्राई लैंड फार्मिंग में हमेशा वाटर कंजर्वेशन को ध्यान में रखकर ही कृषि की जाती है। और क्या होता है, क्षारीय मृदाएं बन जाती है, यानी कि लवणों की अधिकता हो जाती है, यानी क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, जिससे क्या होता है, लवण ऊपर आता है। फिर आता है रेन फीड एग्रीकल्चर, बता चुके हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रेन फीड एग्रीकल्चर। वर्षा आधारित खेतों में वर्षा जल की विशेष महत्व होता है। यदि पर्याप्त वर्षा होती है, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। यदि इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें, मतलब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो कहते हैं वर्षा आधारित खेती में वर्षा जल को विशेष महत्व है। यदि पर्याप्त वर्षा होती है तो कृषि उत्पादन भी पर्याप्त होता है तथा वर्षा कम होने पर अकाल होता है, सूखे की नौबत आ जाती है, जिससे कृषि उत्पादन घट जाता है और अत्यधिक वर्षा के दौरान वाटर लॉगिंग कंडीशन हो जाते हैं, यानी कि क्या होता है, जल भराव की स्थिति आती है। तब फ्लड से क्रॉप नष्ट हो जाती है, यानी बाढ़ से क्रॉप नष्ट हो जाती है। हमारे देश में पर्याप्त वर्षा होती है जिसकी उचित प्रबंध किया जाए तो 2 फसलें वर्षा जल से ही लिया जा सकती है, यानी 2 फसलें किससे ली जाती हैं, वर्षा के जल से ही ली जाती है। ठीक है, हमारे देश में करीब 143 मिलियन हेक्टेयर भूमि में खेती की जाती है। कितने मिलियन, 143 मिलियन। इनमें से 75% भाग पर रेन फीड कल्टीवेशन के अंतर्गत और 42% ड्राई लैंड फार्मिंग की जाती है। आपको याद रखना है कितनी प्रतिशत रेन फीड कल्टीवेशन और कितने लैंड ड्राई लैंड फार्मिंग की जाती है। फिर भारत के मानचित्र के अनुसार एरिड क्लाइमेट में क्रॉप प्रोडक्शन बहुत कम होता है, यानी कि एरिड क्लाइमेट में कैसा होता है, बहुत कम होता है। सेमी एरिड एरिया में ड्राई लैंड कल्टीवेशन होता है। लगभग देश की 45% भाग ड्राई लैंड कल्टीवेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, ड्राई लैंड कल्टीवेशन के अंतर्गत कितना आता है, 45। ये सब ऑप्शन में दिए होते हैं, ये सब आज पूछा दिया। ड्राई लैंड कल्टीवेशन भारत में कितना प्रतिशत होता है तो आपको बता देना है। टोटल ग्रेन का 42% ड्राई लैंड से
तथा शेष 68% रेन फीड इरीगेशन से प्राप्त करते हैं। आपको याद रखना है ड्राईलैंड ड्रेन टोटल गेन यानी अनाज का कितना 42% भाग ड्राईलैंड से, 68% भाग रेन फीड इरीगेटेड एरिया से प्राप्त होता है। हमारे देश में एवरेज रेनफॉल कितना होता है 1200 mm प्रति ईयर होता है। कितना होता है 1200 mm प्रति ईयर होता है, जो कि 370 सेंटीमीटर प्रति हेक्टेयर जल की मात्रा होती है। किंतु वर्षा जल को रोक कर रखने के लिए उचित व्यवस्था न होने के कारण बहुत बड़ा हिस्सा नालों से बहकर नष्ट हो जाता है। ठीक है, आगे जानते हैं कैरेक्टर ऑफ रेनफीड फार्मिंग, यानी कि कैरेक्टर कैसा होता है। तो अब पहले जानते हैं अनसर्टेन एंड लिमिटेड एनुअल रेनफॉल, यानी क्या होना चाहिए अनसर्टेन, यानी कि कोई उम्मीद ही ना हो, लिमिटेड यानी कि सीमित हो, रेनफॉल बारिश कैसे हो सीमित हो। तो वर्षा आधारित फसल क्षेत्रों में वर्षा अनिश्चित एवं सीमित होती है और वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा नहीं होता, जिससे क्रॉप प्रोडक्शन कम ही होती है। ठीक है, वर्षा में अधिक समय का अंतराल होना तथा वर्षा का जल्दी रुक जाना, इस प्रकार की समस्या वर्षा आधारित खेतों की प्रमुख विशेषता होती है। तो आपको विशेषता याद रख लेनी है कौन सी होती है विशेषताएं। ठीक है, अगला चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्या है एक्सटेंसिव क्लाइमेट क्राइसिस, यानी कैसा होता है शुष्क खेती क्षेत्रों में वर्षा का वितरण समान नहीं होता। ठीक है, जिससे वर्षा अधिक होने से बड़ा बाढ़ आती है, तब बाकी समय वर्षा का न होने से क्रॉप की जड़ों को पाला का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार क्लाइमेट हार्जार्ड्स के फलस्वरूप क्रॉप पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। यानी एक्सटेंसिव अगर मान लो अधिक सूखा पड़ता है या अधिक बारिश हो जाती है या अधिक ठंड पड़ती है तो क्या होगा, हमारी फसल खराब हो जाती है। फिर आता है अनडुलेटिंग सॉइल सरफेस, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ रेनफॉल ज़्यादा होता है कल्टीवेटेड सॉइल का इरोजन अधिक होता है। सॉइल करने से सरफेस अनफर्टाइल हो जाता है, यानी क्या होगा सॉइल जो होती है अनफर्टाइल हो जाती है, जिससे क्या होगा सीड बेड में पानी जमा हो जाता है, जिससे वर्किंग कंडीशन नहीं रह पाती। इससे क्या है जो फसल की अनफर्टाइल हो जाती है, यानी कि फसलों की पोषक मृदा के पोषक तत्वों की मात्रा खत्म हो जाती है, जिससे क्या होगा हमारी फसल को हानि होगी, उत्पादकता कम होगी। ठीक है, अब आगे क्या है एक्सटेंसिव लाउड होल्डिंग, क्या होता है वर्षा की अनिश्चितता एवं वितरण होने के कारण फसल अधिक आंशिक या पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। ऐसी स्थिति में पशुओं एवं मनुष्यों की जीवन यापन के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ता है। फिर आता है एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। ठीक है, ड्राई लैंड एरिया में इरीगेशन की कमी होने के कारण वहाँ हमेशा एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर होती है। ठीक है, फिर आता है अर्थात बहुत कम फसलों की ही ली जाती है। एक्सटेंसिव का मतलब क्या हो बहुत कम फसल लेना, और एक्सटेंसिव लाउड होल्डिंग यानी कि क्या जीवन यापन के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ता है लोगों को। फिर आता है रिलेटिव लार्ज प्लॉट साइज। इरीगेशन में सुविधा ना होने के कारण कृषक छोटे छोटे प्लॉट ना रखकर बड़े बड़े प्लॉट रखते हैं, जिनसे रेनफीड एरिया आसानी से पहुंचाया जा सकता है। बड़े प्लॉट रखने से यंत्रों का उपयोग करने में सुविधा होती है। ऐसे क्षेत्रों में क्रॉप इंटेंसिटी कम होती है। ठीक है, क्रॉप यानी कि क्या होगा फसल क्षमता कम होती है। फिर आता है सिमिलर टाइप ऑफ क्रॉप, क्या होती है ड्राई लैंड एरिया में ड्राई ड्राफ्ट रेसिडेंट क्रॉप ही ज़्यादातर लगाते हैं, जैसे अरहर हुआ, मिलेट्स हुआ एंड सरल क्रॉप्स हुई। ठीक है, ऐसी फसलें उगाते हैं जिनसे क्या हो कि जिनको क्या हो जो ड्राई लैंड में उग सके। फिर आता है लोअर क्रॉप यील्ड, यानी कि क्या हो गरीब किसान खेती के लिए ना तो अच्छी इनपुट लगाता है और ना ही इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है। इससे क्या होता है उसकी फसल की उपज जो होती है वो कम होती है। ठीक है, इसी कहा गया लोअर क्रॉप यील्ड। तो इनपुट का मतलब क्या हो जितना व्यय उस खेत में डालता है, यानी बीज खाद जो की चीज़ें होती है उनको क्या कहते हैं इनपुट, और जो टेक्नोलॉजी लगाता है उसके क्या इम्प्रूव्ड, यानी कि जो भी टेक्नोलॉजी हल से करता है, हैरो से करता है, कल्टिवेटर, ये क्या हो गया टेक्नोलॉजी हो गई। इम्पोर्ट्स ऑफ ड्राई फार्मिंग एंड ड्राई लैंड फार्मिंग, तो क्या होता है भारत में कुछ जियोग्राफिकल एरिया 328 मिलियन हेक्टेयर है। कुल जियोग्राफिकल एरिया कितना है भारत में 328 मिलियन। ये क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे ही। ठीक है, कि कितना हेक्टेयर भारत में जियोग्राफिकल एरिया है, फिर जिसमें से केवल 143 मिलियन हेक्टेयर पर खेती हुई। कितने मिलियन हेक्टेयर पर खेती होती है तो 143। अगर पूछ दिया जाए, अगर ऑप्शन में आ जाए आपसे पूछ देंगे कि 143 कितने मिलियन हेक्टेयर पे भारत में खेती होती है तो कितने होते हैं 143 मिलियन। पिछली बार इसी तरीके से पूछ दिया था कि गोबर। ठीक है, तो ऐसे ही चलते हैं। भूमि में खेती की जाती है। शेष भूमि में फसलों के अच्छी उत्पादन के लिए वर्षा पर निर्भर करती हैं। भारत में 42% खाद्य उत्पादन ड्राईलैंड फार्मिंग पे होता है, हमने पहले ही बता चुके हैं आपको ये सब। फिर चलते हैं हमारे देश में क्रॉप एरिया 140 मिलियन हेक्टेयर है, जो लगभग 75% वर्षा का है, ये सब बता चुके हैं। ऑयल सीड एंड पल्स का 75% प्रोडक्शन और ग्रेन्स का 95% प्रोडक्शन कहाँ होता है ड्राई फार्मिंग में होता है। 2/3 राइस रैपिसीड्स मस्टर्ड एंड 1/3 वीट रेनफीड एरिया में लगाया जाता है। 2/3 राइस रैपसीड, ठीक है, फिर मस्टर्ड एंड 1/3 वीट रेनफीड एरिया, यानी कि रेनफीड एरिया में लगाता है। फिर आता है इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस की क्रॉप का बहुत बड़ा भाग ड्राई लैंड फार्मिंग में ही उगाया जाता है, यानी इंडस्ट्रियल क्रॉप यानी कि औद्योगिक जितनी भी फसलें जैसे वे गन्ना हो गया,
कपास हो गया, ये सब फसलें कहाँ उगाई, ड्राई लैंड फार्मिंग से ही उगाई जाती है। फिर भारत देश में ड्राई लैंड फार्मिंग पर्याप्त रोजगार और एनर्जी की व्यवस्था करता है। कैसे की व्यवस्था करता है, पर्याप्त रोजगार और एनर्जी की। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए ड्राई लैंड फार्मिंग का महत्व और बढ़ गया है। ड्राई लैंड फार्मिंग के अंतर्गत सोशल फॉरेस्ट्री का भी बढ़ावा देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए किस सोशल फॉरेस्ट्री में ड्राई लैंड फार्मिंग के को बढ़ावा दिया जाए, तो अगर ऐसा है तो टिक कर देंगे यस। रहता है एवं रेशम पालन, मधुमक्खी पालन की भी की जाता है ड्राई लैंड फार्मिंग में। फिर आता है रेनफीड फार्मिंग और ड्राईलैंड फार्मिंग को दो तरीके समझाया गया, आप देख लीजिए। रेनफीड 750 mm से अधिक होता है वहाँ पे रेनफीड करते हैं। फिर 750 से कम होता है वहाँ ड्राईलैंड करते हैं। वाइंड वेलोसिटी कम होती है, वाइंड वेलोसिटी अधिक होती है। वर्षा की पर्याप्तता अपेक्षाकृत अच्छा वितरण होता है। इन क्षेत्रों में रेनफॉल कम होता है, यानी वार्षिक वर्षा कम होती है, तरह डिस्ट्रीब्यूशन की अच्छा नहीं रहता। सभी रेनफीड फार्मिंग लैंड ड्राईलैंड फार्मिंग नहीं होती, यानी कि सभी रेनफीड फार्मिंग ड्राईलैंड फार्मिंग नहीं होती। ड्राईलैंड फार्मिंग रेनफीड फार्मिंग होती है, यानी क्या सभी रेनफीड फार्मिंग जहाँ पर रेनफीड फार्मिंग हो रही है वहाँ पर ड्राईलैंड फार्मिंग हम नहीं करेंगे। पर ड्राईलैंड जहाँ पर फार्मिंग होती है और जहाँ पर वर्षा अच्छी हो जाती है तो वहाँ पर रेनफीड फार्मिंग भी कर देते हैं। सॉइल पर मीडियम फर्टिलिटी तरह टेक्सचर में विभिन्नता पाई जाती है। कुछ रेनफीड एरिया में सॉइल भी एरिड होती है। सामान्यतः इन क्षेत्रों की मृदा पुअर फर्टाइल और प्योर टेक्सचर वाली होती है तथा एल्कलाइन सॉइल अधिक पाई जाती है। और इस क्षेत्र में ज़्यादातर कैसी पाई जाती है, तो एसिड सॉइल। फिर एवोपोरेशन कम होता है, एवोपोरेशन अधिक होता है। वाटर कंजर्वेशन अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। ड्राई लैंड फार्मिंग वाटर कंजर्वेशन, यानी कि जल को हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि उस क्रिया करके क्या होता है, भूमि के अंदर संचित रखना पड़ता है। इसमें कोई, क्योंकि क्या है, वर्षा पर्याप्त हो रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं। आगे चलते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ रेनफीड एग्रीकल्चर क्या है, हिस्ट्री जान लेते हैं थोड़ा सा। हिस्ट्री क्या है रेनफीड एग्रीकल्चर की, चलते हैं हिस्ट्री जानते हैं। तो क्या सन 1923 में रेनफीड फार्मिंग स्टार्ट की गई। ठीक है, रेनफीड फार्मिंग कब स्टार्ट हुई, तो 1923 में। ठीक है, स्थापना 5 जगहों पर किया गया। ठीक है, 5 जगहों पर। सबसे पहला का सोलापुर बीजापुर में 1933 में, फिर हंगरी में 1934 में और रोहतक में 1935 में। ठीक है, शुरुआत सोलापुर बीजापुर से 1933 में। फिर सन 1920 में रॉयल कॉनिफेशन ऑफ एग्रीकल्चर स्कैरिटी ट्रेड डेवलपमेंट सन 1923 में मंजरी फार्म की स्थापना की गई, याद रखना है। सन 1912 में बॉम्बे लैंड की स्थापना की गई। सन 1944 में मोनो कॉमिंग की स्थापना की गई। सन 1912 इस्टेब्लिशमेंट हुआ किसका, सेंट्रल सॉयल कंजर्वेशन बोर्ड भोपाल। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर 1972 में किसकी स्थापना हुई, एक्रीशेट हैदराबाद की। ठीक है, हैदराबाद में एक्रीशेट की स्थापना कभी 1972 में। आगे चलते हैं। प्रॉब्लम ऑफ रेनफीड एग्रीकल्चर, मानसून की अनियमितता, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम वर्षा, स्कैनिटी ऑफ वाटर मेन प्रॉब्लम, लो एवोपोरेशन, लेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मानसून टोपोग्राफी ऑफ लाउड। ठीक है, अधिक वर्षा से क्या होता है, बाढ़ आ जाती है, जिससे क्या होगा कि मतलब वहाँ की अच्छी भूमि जो मृदा होती है वो निकल जाती है। फिर आता है मेन प्रॉब्लम है रेनफीड एग्रीकल्चर, रेनफॉल। ठीक है, रेनफॉल से दिक्कत होती है। फिर सॉइल कंसंट्रेशन अच्छा नहीं होता। ठीक है, फिर सॉइल इकोनॉमिक कंसंट्रेशन वो भी क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। आगे चलते हैं। लेंथ ऑफ क्रॉप ग्रोइंग सीजन। ठीक है, मेट्रियोलॉजिकल कंट्रेशन 10 होगी, ह्यूमिडिटी होगी, सनलाइट अधिक होगी, वाइंड स्पीड वेलोसिटी कम होगी। वाइंड वेलोसिटी 16 से 18 किलोमीटर प्रति हेक्टेयर होती है। फिर आते हैं ड्राफ्ट, यानी सूखा किसे कहते हैं। सूखा एक विशिष्ट प्रकार है सूखा एक विशिष्ट प्रक्रिया है जो कि लंबे समय तक वर्षा के अभाव एवं तीव्र वाष्पीकरण की क्रिया से निर्मित होता है। या मृदा में नमी की वह स्थिति है जिससे पौधे सामान्य वृद्धि एवं परिपक्वता बढ़ाने के लिए असफल होते हैं। टाइप्स ऑफ ड्राफ्टिंग, सूखे के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, जिनको जरा सा हमने ब्रीफ दिया है, यानी बताया है कौन कौन से होते हैं। मेट्रोलॉजिकल ड्राफ्ट, यानी मेट्रोलॉजिकल सूखा, एग्रीकल्चर ड्राफ्ट, हाइड्रोलॉजिकल ड्राफ्ट, सोशियो इकोनॉमिक ड्राफ्ट और इकोलॉजिकल ड्राफ्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राफ्ट तो जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के आधार पर सबसे क्या है, मेट्रोलॉजिकल ड्राफ्ट या लंबे समय के लिए होता है। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल ड्राफ्ट क्या होता है, हाइड्रोलॉजिकल ड्राफ्ट इस प्रकार के ड्राफ्ट में पानी के स्रोतों में कमी आती है तब यह रेड होता है। इसके कारण मेट्रोलॉजिकल ड्राफ्ट लंबे समय के लिए होता है। इस कारण क्या होता है, हाइड्रोलॉजिकल ड्राफ्ट जब होता है तो मेट्रोलॉजिकल ड्राफ्ट ऑटोमेटिक हो जाता है। विभिन्न वाटर सोर्स, नदी, तालाब, कुएं आदि में पानी की कमी को हाइड्रोलॉजिकल ड्राफ्ट कहते हैं। एग्रीकल्चर ड्राफ्ट किसी भी प्रकार के क्रॉप सीजन में जब जल एवं नमी की कमी के कारण पौधा अपना जीवन चक्र समाप्त कर देता है तो इस प्रकार को क्या करते हैं, एग्रीकल्चर ड्राफ्ट कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है एग्रीकल्चर ड्राफ्ट, हाइड्रोलॉजिकल ड्राफ्ट और
मेट्रोलॉजिकल ड्राफ्ट किसे कहते हैं? अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट, यानी कि लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट के हिसाब से किसे कहते हैं? अर्ली स्टेज ऑफ ड्राफ्ट। मानसून में देर होने के कारण फसल के बोने के बाद लंबे समय तक जो सूखा रहता है उसे क्या कहते हैं? अर्ली ड्राफ्ट। मिड ड्राफ्ट क्या होते हैं? जब क्या थोड़ा जल्दी हो। लेट स्टेज ड्राफ्ट, परमानेंट ड्राफ्ट, इस तरीके से अकॉर्डिंग टू ड्राफ्ट कैरेक्टर्स। क्या होता है? सॉइल ड्राफ्ट, लंबे समय तक अपर्याप्त सिंचाई के कारण क्रॉप के रूट जोन में पानी की कमी हो जाती है जिससे प्लांट की विल्टिंग होने लगता है, जिसे सॉइल ड्राफ्ट कहते हैं। सॉइल ड्राफ्ट से क्या पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। एटमॉस्फेयर ड्राफ्ट किसे कहते हैं देख लेते हैं। एटमॉस्फेयर ड्राफ्ट जो होता है जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी अत्यंत कम हो जाती है तथा टेम्परेचर बढ़ जाता है जिससे ट्रांसपिरेशन एवं इवेपोरेशन बढ़ जाता है जिससे सॉइल का वाटर लॉस होता है और जो सूखा उत्पन्न होता है उसे एटमॉस्फेरिक ड्राफ्ट कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट काउजेज ऑफ एग्रीकल्चर ड्राफ्ट: पानी की कम गिरना, असमानता वितरण वर्षा, मानसून का लेट आना, जल्दी मानसून चले आना, लेक ऑफ प्रॉपर सॉइल एंड क्रॉप मैनेजमेंट, लॉन्ग डे स्पेल्स इन द मानसून, इफेक्ट ऑफ ड्राफ्ट ऑन क्रॉप प्रोडक्शन। क्या होता है? वाटर रिलेशन हो जाता है, फोटोसिंथेसिस अधिक होता है, रिस्पायरेशन अधिक होता है, न्यूट्रिशन कम पड़ता है, यील्ड कम होती है, ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट कम होती है, रिप्रोडक्टिव एंड ग्रेन ग्रोथ कम होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होते हैं? कम हो जाते हैं, जिससे क्या होगा? हमको लाभ कम मिलेगा, उत्पादकता कम होगी। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रेनफीड एग्रीकल्चर इन इंडिया। फसल उत्पादन में विभिन्न प्रकार की बाधाएं होती हैं, निम्न प्रकार से वर्गीकृत। वर्षा के अपर्याप्त और असमान वितरण, ये हमको पता है। लॉन्ग गैप इन रेनफॉल, वर्षा में लंबी दूरी। ठीक है, वर्षा काल क्या होता है? कभी अभी आज वर्षा हुई है, उसके बाद 6 महीने बाद होगी, फिर 2 महीने बाद होगी, जिससे क्या होगा? हमारी फसल में उत्पादकता में हानि होगी। मानसून का देरी से शुरुआत, मानसून देरी से शुरू होने के कारण फसलों की बुआई में देरी होती है जिससे पैदावार खराब हो जाती है। फिर आते हैं वैकल्पिक फसलों के इसमें कारंडी, ग्रीन, सूखी बुआई, बुआई पूर्व मानसून की शुरुआत, कल्टीवेशन पियरमिडस्टिसी, बारिश की जल्दी समाप्ति। ठीक है, बारिश क्या होती है? स्टार्ट हुई जान लो 30 जून में आई और कुछ इलाकों में क्या होता है जुलाई तक बंद हो जाती है, कुछ में अगस्त तक। तो इससे क्या होता है कि बारिश की जल्दी समाप्ति से क्या होगा? तो हमारी फसलों को उपज अच्छी नहीं होगी। लंबे समय तक सूखे की अवधि, यानी सूखा अधिक रहता है, यानी कि समझ लीजिए अगस्त से इधर जून तक क्या होता है? सूखा रहता है उत्तर भारत में, तो दिक्कत का कारण है ये। आ जाते हैं इन सीटू वाटर का हार्वेस्टिंग हो सकती है, लाइफ सेविंग इरिगेशन होता है, वीट कंट्रोल टू सेव वाटर न्यूट्रिएंट्स, ये कर सकते हैं। सूखे की अवधि के बाद 2% यूरिया का छिड़काव कर अरंडी, मूंगफली जैसी अनिश्चित फसलों के लिए उपयोगी होती हैं, यानी कि जिसे वर्षा ना हो तो भी लगा सकते हैं। फिर लो मॉइस्चर लेकिन कम नमी प्रतिधारण क्षमता, लाल मिट्टी पर उगाई जाने वाली फसलें मोटे बनावट वाली मिट्टी में नमी के कारण लंबे समय तक शुष्क रहने की क्षमता होती है। लो फर्टिलिटी ऑफ मट्टी, मिट्टी में कम उर्वरता, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करके सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, ये कारणों के कुछ उपाय दिए गए हैं, क्या कर सकते हैं। कुल मिला के अगर सूखे में आपको खेती करनी है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? वर्षा के सिंचाई के लिए अन्य साधनों की आवश्यकता होगी। मिक्स फार्मिंग क्या होती है? मिक्स फार्मिंग से किसी एक स्मॉल लैंड होल्डिंग द्वारा विभिन्न विधियों जैसे पोल्ट्री, डेयरी, क्रॉप प्रोडक्शन आदि। तो मिक्स फार्मिंग और मिक्स्ड फार्मिंग अलग होता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग अलग होता है। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब होता है कि फसलों के साथ कुछ और क्रियाएं करना, और मिक्स्ड क्रॉपिंग के अंदर कहा जाता है कि फसलों को, विभिन्न फसलों को एक ही खेत में उगाना। तो मिक्स्ड फार्मिंग और मिक्स्ड एग्रीकल्चर में मिक्स्ड फार्मिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मिक्स्ड क्रॉपिंग से एक स्मॉल लैंड पर होल्डिंग द्वारा विभिन्न विधियों जैसे पोल्ट्री, डेयरी, क्रॉप प्रोडक्शन आदि एक साथ लगाया जाता है। रेन वाटर को कंजर्व करके इसकी मछली पालन तथा इरीगेशन किया जाता है। क्रॉप रेसिडेंट्स को यूज एनिमल फूड में करके तथा मिल्क प्रोडक्शन किया जा सकता है। विंटर सीजन में लार्ज बरानी एरिया में व्हीट, लैंड, बार्ले क्रॉप, रेपिसेड, चिकपी, मस्टर्ड का मिक्स्ड एग्रीकल्चर और मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब क्या होता है? मिक्स्ड फार्मिंग का तो एक ही खेत में भिन्न फसलों को उगाना। मिक्स्ड एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? तो इस थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, हम आपको बाद में क्लियर करते हैं। मोनोक्रॉपिंग क्या होते हैं? रेन फीड एरिया में मोनोक्रॉपिंग सिस्टम से जैसे वीट फैलो, वीट एंड सोरगम में यूज वाटर एफिशिएंट एंड ड्राफ्ट टॉलरेंट अधिक होता है। बार्ले में लो वाटर रिक्वायरमेंट होती है। लो रेनफॉल एरिया में H2 प्रोडक्शन होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी क्या होती है? रेनफीड एरिया में शॉर्ट ड्यूरेशन का क्रॉप लगाना चाहिए। रेनफीड एरिया में क्या? शॉर्ट ड्यूरेशन का। ड्राफ्ट टॉलरेंस एरिया में ऐसी क्रॉप जो लंबे समय तक
लो होने से सेंसिटिव कर सकें। ठीक है, ऐसी क्रॉप जो लंबे समय तक तथा लो टॉक्सिक होने पर सर्विक्स की जरूरत है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन दिख रहा है इसमें। एग्रोनॉमी मेजर्स ऑफ सॉइल वाटर कंजर्वेशन, स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हैं, ऐसे इरोजन द इरोजन रेशो क्रॉप कॉटन ज्वार बाजरा जो वाटर को रेनफॉल को बढ़ाता है। फिर मल्चिंग कर सकते हैं। मल्च क्या होता है? मल्च एक आर्टिफिशियल क्या, जिसमें क्या है, खेत के अंदर हम लोग पत्तों को बिछा देते हैं। ठीक है, ये पत्ते किसी भी चीज़ के, जिसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? मॉइस्चर कंजर्वेशन, टेम्परेचर कंट्रोल, प्रिजर्वेशन ऑफ सर्वे रन ऑफ एरोजन, इम्प्रूवमेंट इन सॉइल टेस्ट। ठीक है, तो क्या करते हैं, पत्तों को बिछा देते हैं या पन्नी बिछा देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? मल्च। पूरा बांस क्या करते थे? धान के भूसे को करते थे लोग, क्या करते थे? धान या किसी चीज़ के भूसे को खेत में बिछा देते, जिससे क्या होता था कि जो खेत में क्या होता था, नमी बनी रहती थी। ठीक है, इसे मल्चिंग बोलते हैं। रोटेशन ऑफ क्रॉप, सेम फील्ड में स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में क्रॉप को बदल बदल कर लगाना, क्रॉप रोटेशन कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? फसल चक्र कहते हैं। कंटूर कल्टीवेशन क्या होता है? टीलेज ऑपरेशन एक्स प्लॉगिंग सोइंग एंड इंटरकल्चर आदि को लैंड स्लॉप के अक्रॉस करना, जिससे स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जो वाटर फ्लो के लिए स्मॉल बड का कार्य करता है, जिससे सभी तरह वाटर समान काउंटिंग में बढ़ जाता है, जिससे वाटर रनफॉल का नहीं। इसको समझते हैं जरा हम लोग। कंटूर क्वालिफिकेशन क्या होता है? मान लो ये हमारा पहाड़ है, ठीक है, जो दो कलरों से बनाते हैं। तो अगर इस पहाड़ पे हमको खेती करनी है, ये इस तरीके से हमारा पहाड़ होता है। एक सेकंड जरा रुकिए, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। हाँ, तो इसको समझते हैं पहाड़ कैसा होता है। पहाड़ मान लीजिए हमारा ये है, इस तरीके से कुछ पहाड़ होते हैं ना, ये तो इस तरीके के पहाड़ में अगर हम खेती करना चाहते हैं, सबसे पहले हमको क्या करना होगा? इनको बराबर करना होगा। बराबर जैसे ये यहाँ पे गिर रहा है ना, तो हमको इस तरीके से हम करते हैं। क्या करते हैं? ये जैसे इस तरीके से ना, ये यहाँ पे सीधी ढाल है, तो इस ढाल को क्या करेंगे? थोड़ा सा हम उठाएंगे और ये कर देंगे। फिर थोड़ा सा उठाएंगे, जीने के टाइप से बनाने लगेंगे। किस तरीके से? जीने के टाइप से। तो ढाल कम हो जाएगा, तो हम यहाँ पे खेती कर लेते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? कंटूर कल्टीवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंटूर कल्टीवेशन। ठीक है, याद रखेंगे कंटूर कल्टीवेशन किसे बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है प्लांटिंग ऑफ ग्रासेस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, क्रॉसिंग ऑफ grasses for establishing buds. Grass prevent soil erosion and improve soil structure. grass के रूट सॉइल को लग्जर बर्ड पर बांध कर देते हैं। प्लांटिंग ऑफ ग्रास फॉर स्टेबिलिटी बर्ड्स, तो बर्ड्स को स्टेबिलिटी देते हैं जब ग्रास को ठीक है, तो इसको जरा पढ़ लेंगे आप लोग। फिर आता है लैंड प्रिपरेशन, डीप प्लॉगिंग से इरोजन को रिप्लेस करता है। एप्लीकेशन ऑफ मैनुअल फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक मैनुअर का प्रयोग करेंगे, फिजिकल कंडीशन का इंप्रूव करते हैं, तो इरोजन की रिड्यूस करते हैं। फर्टिलाइजर वेजिटेटिव कैनोपी को इंप्रूव करते हैं। स्कोपिंग क्या होता है? स्कोपिंग सॉइल सरफेस में एक स्मॉल डिप्रेशन एंड बेसिन होता है। ठीक है, रन ऑफ वाटर को लॉन्गर पीरियड के लिए होल्ड करके रख सकता है स्कूपिंग के जरिए। ठीक है, फिर अगला क्या होता है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ब्लॉक बंडिंग क्या होता है? ब्लॉक बंडिंग से सॉइल इरोजन कंट्रोल एंड कंजर्वेशन ऑफ सरफेस होता है। यानी कि क्या होगा? सॉइल इरोजन कंट्रोल होगा और क्या होगा? कंजर्वेशन होगा, वाटर का कंजर्वेशन होगा। एक बिग बाउंड था स्लॉपिंग लैंड में इरोजन को ब्लॉक कर देता है। इस बैंड को सॉइल एंड स्टोन दोनों से बनाते हैं, जो सॉइल एंड वाटर को कंजर्व करता है। ठीक है, कंटूर बंडिंग ये हमने फिर से बता चुके हैं आपको, पढ़ लेते हैं। 660 mm रेनफॉल एंड 6% स्लोप्स, यानी क्या होता है? ढाल स्लोप्स को बोलते हैं, में यूज़ किया जाता है। इस मेथड को हिल एरिया में अप्लाइड किया जाता है। इससे छोटी छोटी बैंड बना दी जाती है। बैंड हमने आपको बताया था कैसे बनाते हैं। फिर आते हैं ग्रेडेड बडिंग, हाई रेनफॉल एरिया में जहाँ सॉइल करना इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ ग्रेडिंग बडिंग किया जाता है। फिर आता है बेंच ट्रेचिंग टेयरिंग, इस मेथड को खड़ी पहाड़ी ढाल में अप्लाइड किया जाता है। इट इज नॉर्मली प्रैक्टिस्ड ऑन स्लोप्स, कितनी हो जिनमें 40% से ज़्यादा ढाल हो, वहाँ पे ये यूज़ करते हैं, 60 से 30%। फिर आता है टाइप्स ऑफ बीच टेरेस, टेबल टॉप ऑफ लेवल टेरेस, स्लोपिंग आउटवर्ड टेरेस, स्लोपिंग इनवर्ड टेरेस। फिर आता है गुली कंटूर क्या होता है? जब सीट एंड हिल इरोजन को कंट्रोल नहीं करने पर गुलीज का रूप ले लेती हैं। पीक फ्लो रेट का रिड्यूक्शन के लिए गुली कंट्रोल किया जाता है। तो पीक का अगर हो रहा है तो उसके लिए क्या करते हैं? गुली कंट्रोल का प्रयोग करते हैं। फिर आता है फॉरेस्ट्री मेजर्स, फॉरेस्ट लैंड कंजर्वेशन, हाई
वाला होता है जहाँ स्लोप बहुत अधिक होता है तथा सॉइल एरिया लेस स्टेबल एंड इजिली एरोडेड होता है। ठीक है। फिर आता है एक्रो लॉस्टोलॉजिकली मेजर्स। ग्रॉस सॉइल एरोजन से बचाना है। ग्रॉसेस वाटर रेनफॉल को इंटरकेशन को रोकता है, सॉइल पार्टिकल को बांधता है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, रेनफॉल यानी कि रेन फीड एरिया में हम सॉइल का इरोजन होने से रोक सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो आगे देखते हैं, प्रॉपर एंड टाइम मी टिलेज। प्राइमरी टिलेज करने से वाटर इंटेक इंक्रीज होता है और वीट का इन्फेक्शन कम होता है। आगे देखते हैं क्या आपको पढ़ाने वाला है, तो वो आपको बता देंगे हम थोड़ा सा। तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे आप रेनफॉल रेन फीड एरिया में और जो होता है रेन फीड एरिया और ड्राई लैंड फार्मिंग में किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अल्टरनेटिव लैंड यूज सिस्टम। ठीक है, अल्टरनेटिव लैंड यूज सिस्टम ड्राई लैंड में कैसे करेंगे। फिर आता है वाटर शेड मैनेजमेंट यानी जल संग्रहण क्षेत्र। ये वाटर शेड मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। जल संग्रहण क्षेत्र एक ऐसी भूजलीय इकाई अथवा भूभाग है जिसका समस्त वर्षा जल एक आम बिंदु से होकर गुजरता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है। सर्वप्रथम 1920 में वाटरशेड वर्ड का प्रयोग किया गया। पानी विभाजन सीमाओं के लिए वाटरशेड को भूजल विद्युत इकाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आगे चलते हैं, देखते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट को कैसे करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट, भोजन चारा ईंधन का उत्पादन करने के लिए, प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए, संसाधनों का शोषण को कम किया जाने के लिए, जल भंडारण बढ़ाकर बाढ़ नियंत्रण के लिए। ठीक है, वाटरशेड में वाटर जो वाटर है उसको जा रहा है उसका मैनेजमेंट करना। वन्यजीव संरक्षण के लिए पानी के संरक्षण, मिट्टी क्षरण को रोकने, औद्योगिक विकास, डेयरी मत्स्य उत्पादन के रोजगार की प्राप्ति, मनोरंजन की सुविधा, परिस्थितिक संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका प्रिंसिपल ऑफ वाटर स्टेटमेंट यानी प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है जानते हैं। यूटिलाइजेशन एट द लैंड बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटी, प्रोटेक्टिंग द फर्टाइल सॉयल, इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ रेन वाटर, पूरे वर्ष मिट्टी की सतह पर पर्याप्त वनस्पति आवरण बनाए रखना, क्रॉपिंग इंटेंसिटी को बढ़ाना, इंटरक्रॉपिंग एंड सीक्वेंस क्रॉपिंग द्वारा इंक्रीज ग्राउंड वाटर लेवल। कंपोनेंट ऑफ वाटर सेट। ठीक है, क्या होता है, मृदा एवं जल संरक्षण आता है इसके अंतर्गत। फिर क्या आता है, जल संचयन एवं जल प्रबंधन आता है, वैकल्पिक भूमि उपयोग फिर इसके अंदर आता है। टाइप्स ऑफ वाटर सेट मैनेजमेंट। ठीक है, टाइप्स कहता है। माइक्रो वाटर सेट मैनेजमेंट क्या होता है, इसके अंदर 1000 से 10,000 हेक्टेयर भूमि आती है। फिर माइक्रो वाटर सेट के अंदर 100 से 1000 हेक्टेयर भूमि आती है। फिर मिनी वाटर सेट में 10 से 100 हेक्टेयर भूमि आती है। फिर मिलेट वाटर सेट में 1 से 10 हेक्टेयर भूमि आती है। ठीक है, वाटर सेट मैनेजमेंट को इस तरीके से बांटा गया है भूमि के आधार पर। अगर फैक्टर एफिशिएंटी वाटर सेट मैनेजमेंट, तो कौन सा वाटर सेट कैरेक्टर कौन सा, साइज एंड शेप, टोपोग्राफी, सॉइल और सॉइल, ये सब क्या करते हैं, वाटर सेट को प्रभावित करते हैं कि आपको किस प्रकार। क्लाइमेट कैरेक्टर्स भी वाटर सेट मैनेजमेंट को प्रभावित करते हैं, उसी आधार पर हम करेंगे। वाटर सेट ऑपरेशन किस पे करना है, मिनी पे करना है, माइक्रो पे करना है, मिलेट पे करना है, लाउड यूज ऑफ वेजिटेटिव कवर करना है या डेंसिटी बढ़ानी है, दूसरे हिसाब से करेंगे वाटर सेट मैनेजमेंट। कहते हैं एडॉप्टेशन, फसल में संरचनात्मक तथा दैहिक परिवर्तन के द्वारा विशेष परिवेश तथा वातावरण में जीवित रहने और प्रजनन करने की क्षमता को अडॉप्टेशन कहते हैं। अडॉप्टेशन क्या होता है, स्कीम ड्राफ्ट में होता है, ड्राफ्ट रेसिस्टेंट होता है। ठीक है, स्केपिंग ड्राफ्ट और ड्राफ्ट सूखा सहन कर सकती हैं, डूफा सहन करने वाली और डूफा नहीं सहन करने। सूखा सहन करने वाली में क्या होती है, ड्राफ्ट एविडेंस और ड्राफ्ट टॉलरेंस, ड्राफ्ट को बिल्कुल रोक देंगे या ड्राफ्ट को थोड़ी देर के लिए करेंगे। जिसमें क्या होता है, वाटर सेवर और वाटर शूडर्स। फिर इसमें क्या होता है, मिटिगेटिंग स्ट्रेस और हाई टॉलरेंस। तो इसे क्या करते हैं, वाटर जैसा भी वाटर होगा ये क्या करते हैं, ये बजरती क्या करते हैं, वाटर को शेव कर लेती हैं। और ये करती हैं जैसा भी पानी की कमी होगी उस हिसाब से वो रह रहती हैं। ड्राफ्ट प्लस स्केप, ड्राफ्ट एविडियस। ठीक है, ये दिए गए हैं कुछ नाम, तो अब याद रखेंगे ड्राफ्ट वेराइटीज़ का चयन कैसे करते हैं, तो इस प्रकार से। ठीक है, अडॉप्टेशन क्या होता है ये भी आपको याद रखना है, ये तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। ठीक है, फिर ये सब दिया गया है कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, वाटर मैनेजमेंट को प्रभावित करते हैं। जैसे टाइम ऑफ सोइंग, डेप्थ ऑफ सोइंग, डायरेक्शन ऑफ सोइंग, ये सब क्रियाएं करके हम क्या कर सकते हैं, वाटर शेड मैनेजमेंट को प्रभावित नहीं होने देंगे। जैसे डायरेक्शन ऑफ सोइंग, प्लांट पॉपुलेशन। ठीक है, आगे चलते हैं।
फिर फर्टिलाइजेशन, इरिगेशन मेथड और सरफेस इरिगेशन मेथड। फिर डीप प्लॉगिंग क्या होता है? समर डीप प्लॉगिंग यानी क्या होता है, गर्मियों के दिनों में जब हम लोग अधिक गहरी जुताई करते हैं तो उसे क्या डीप प्लॉगिंग। सॉयल पीएच मेंटेनेंस, ये तो आपको पता होगा ना, सॉयल पीएच मेंटेनेंस कितना होता है। फिर आते हैं वाटर हार्वेस्टिंग इम्प्रूव इम्पोर्टेंस इट टेक्निक। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? मृदा बाद के समय में प्रयोग के लिए पानी को एकत्र करना था, उसका भंडारण करने के लिए हार्वेस्टिंग करना कहलाता है, वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। जो नहीं पानी का भंडारण करना क्या कहलाएगा? वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। इसका कोई और मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्या क्या है वाटर हार्वेस्टिंग के, जरा देख लेते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग प्ले ऑन इम्पॉर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर, यूजफुल फॉर अर्बन एरिया, यानी गाँवों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शहरों के लिए अर्बन एरिया, शहरों के। फिर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेव वाटर फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी क्या है, अगर हम अभी सारा पानी यूज़ कर लेंगे तो हमारे भविष्य के लोग कैसे पानी का यूज़ करेंगे। फिर मिट्टी गुड्स इफेक्ट्स ऑफ ड्राफ्ट, यानी सूखे के लिए प्रभावी कर सकता है, यानी सूखे में अगर हम पानी का अच्छी तरीके से संरक्षण करेंगे तो क्या ड्राफ्ट यानी सूखे को हम लोग सहन कर सकेंगे। फिर आता है रिड्यूस ऑफ रेनफॉल में जो कमी होगी उसको रोक सकते हैं। फिर रिड्यूस द सॉइल इरोजन को रोक सकेंगे। इन्वायरमेंट फ्रेंडली, यानी इन्वायरमेंट के फ्रेंडली भी है वाटर हार्वेस्टिंग। सूटेबल फॉर इरीगेशन, सिंचाई के लिए भी लाभदायक होगा। टेक्निक्स मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? द डिफरेंट मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, एरिड रीजन और सेमी एरिड रीजन, यानी दो प्रकार के। एरिड रीजन में क्या सा वाटर हार्वेस्टिंग एरिया, ऐसा जो जिसमें फसल पकने के लिए पर्याप्त वाटर मिल सके, तथा एग्रोनॉमिकल मेथड, ऐसा हो जो पानी का सदुपयोग करे। सामान्यतः गहरी तक जड़ जाने के कारण इस क्षेत्र के लिए बहुवर्षीय फसलें उपयोग के होते हैं। बहुवर्षीय फसलें कहाँ पर? एरिड रीजन में। फिर रन ऑफ फार्मिंग, इजराइल के पुराने खेतों में जल बहाव द्वारा खेती की जाती थी। जल भराव क्षेत्र 10 से 15 हेक्टेयर के होते थे। वाटर शेड को छोटे छोटे कैचमेंट से विभाजित कर दिया जाता था, जिस क्षेत्रों में 1 से 3 हेक्टेयर तक होता था। इसके ऊपर पहाड़ों पर बनाया जाता ताकि पानी बहकर इसके नीचे आ सके। खेत में जाने वाली नालियों को पक्का कर दिया जाता, जिससे ऊपर के खेत को पानी का सिंपली क्या करते थे ये लोग एक क्या करते थे, एक खेत होता था, मान लीजिए ये खत है, ऊपर पहाड़ है, पहाड़ से क्या करते थे, नालियाँ बनाते थे, नालियाँ खेत में जाती थी और खेत में जाके पूरा खेत भरते थे। जैसे हम लोग यहाँ पे नहरें बनाते थे, उसी टाइप से कुछ बता रहे हैं ये तो चलते हैं। वाटर स्प्रेडिंग, एरिड रीजन में वर्षा एवं तूफान आते रहते हैं तथा कभी कभी बाढ़ भी आ जाती है। इससे बहुत बड़े क्षेत्र में भूषण होता है। माइक्रो कैचमेंट, यदि पेड़ के किनारे पानी का संग्रहण की व्यवस्था कर दी जाए तो सूखे की स्थिति में पौधा भी जीवित रहेगा। यानी पेड़ के किनारे, इसे क्या बोलेंगे? माइक्रो कैचमेंट बोलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। सेमी एरिड रीजन में क्या डग वेल्स करते हैं, हाथ से कुएं खोद दीजिए, जैसे जिससे क्या होगा, बारिश होगी पानी भर जाएगा तो क्या होगा, फायदा होगा। फिर आता है टैंक, यानी कि जंगलों में पहाड़ों के पानी बना मैदान तालाबों में होता है, इसे पानी बूंद करने के लिए खोलने तथा पानी के निकालने का साधन होना चाहिए। टैंक बना दिए जाए चाहे गाँव के बाहर या कहीं पे क्या, तो क्या हुआ, टैंक बना दिया, टैंक में पानी भर जाएगा कुछ समय तक, तो उससे क्या होगा, उस पानी को हम लोग अपने खेतों तक लाकर लाभ प्राप्त करते हैं। फर्म पॉन्ड्स, यानी क्या, फर्म में पॉन्ड्स बना दिए जाए, उससे भी क्या होगा, लाभ होगा। तो सेमी एरिड रीजन और एरिड रीजन के हम लोगों ने जान लिया उपयोग क्या है, वाटर शेड मैनेजमेंट कैसे करना है, वाटर को बचाना कैसे है, और क्या ड्राफ्ट एरिया जान लिया, और क्या जान लिया, रेनफीड रीजन जान लिया, रेनफीड फार्मिंग जान ली, ड्राफ्ट फार्मिंग जान ली। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा को लोगों। और आज की वीडियो